हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है एक आपका नई वीडियो में जिसमें मैं आपको लक्ष्मीकांत पॉलिटिक्स को पढ़ा रहा हूं। जिसमें मैंने आपको कल पहले वीडियो में मैंने 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट और कंपनी का जो संवैधानिक विकास था, संवैधानिक विकास के 2 चरणों में हुआ था संवैधानिक विकास। तो मैंने संवैधानिक विकास को आपको बताया था। संवैधानिक विकास 2 चरणों में हुआ था। पहला जो चरण था 1773 से लेके 1858 तक चलता है। जब तक जब तक वो क्रांति जिसको सैनिक क्रांति या पहला स्वतंत्रता संग्राम बोलते हैं। फिर 1858 के बाद 1947 तक दूसरा जो संवैधानिक चरण चलता है, जो वो मैंने आपको बताया था। तो आज जो एक्ट की बात कर रहा हूँ, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट हुआ था। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में मैंने आपको बताया था, वो आप वीडियो में देख सकते हैं। आज जो बात कर रहा हूँ 1781 का संशोधन अधिनियम की बात कर रहे हैं। देखते हैं ये वीडियो में कितनी बातें कवर हो जाएंगी, कितना टॉपिक अपना कवर हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट जो था 1773 की जो खामियां रही थी उस रेगुलेटिंग एक्ट में, ब्रिटिश संसद ने अमेंडिंग एक्ट के नाम से एक नया एक्ट आया जो 1781 में आया। उसको एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से उन्होंने बताया कि ये एक्ट ऑफ सेटलमेंट है। इसमें क्या हुआ था कि 1773 में जो खामियां रह गई थी 1773 की, उस खामियों को दूर करने के लिए उसने एक्ट बनाया कंपनी ने। तो उसमें क्या था, इस कानून ने गवर्नर जनरल तथा काउंसिल को सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बरी अथवा मुक्त कर दिया। उनके ऐसे कृत्यों के लिए जो उन्होंने पद धारण के अधिकार से किए थे। उसी प्रकार कंपनी के सेवकों को भी उनकी कार्य करने के दौरान की गई कार्यवाहियों के लिए सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से मुक्त कर दिया। अब ये बात हो गई थी कि जो कंपनी थी जो उसको क्षेत्राधिकार दिए थे, न्यायालय के क्षेत्राधिकार से भी उसको जो है मुक्त कर दिया गया। किसको? कंपनी को। इस कानून ने गवर्नर जनरल तथा काउंसिल को सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बरी अथवा मुक्त कर दिया कि भाई अब ऐसा है कि आप जो है इसमें आप इसके अंतर्गत नहीं आएंगे। अंतर्गत तो आएंगे कि लेकिन जो आप काम करेंगे उस पर सर्वोच्च न्यायालय में अपील वगैरह नहीं होंगी। आप एकदम फ्री तरीके से काम करेंगे। उनके कृत्यों के लिए जो उन्होंने पद धारण के अधिकार से किए थे, जो उन्होंने काम किए थे अपने पद के दौरान, पद धारण के दौरान जो उन्होंने, तो वो अब वो उसमें चैलेंज नहीं किए जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में। इसी प्रकार कंपनी के सेवकों को सुप्रीम कोर्ट जो बना दिया गया था, वो बनाया था आपका सुप्रीम कोर्ट बनाया था 1773 में सुप्रीम कोर्ट बनाया था। अपना 1773 में सुप्रीम कोर्ट बनाया था। उस जो एक्ट आया था उसको में कुछ खामियां थी। तो ये बात बोली गई कि अब कंपनी के जो भी अधिकारी हैं, गवर्नर जनरल या काउंसिल को सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बरी या मुक्त कर देंगे। उनके ऐसे कृत्यों के लिए जो उन्होंने जो काम किए हैं वो पद धारण के दौरान किए हैं। इसी प्रकार कंपनी के सेवकों को भी उनकी कार्य करने के दौरान की गई गतिविधियों के लिए सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से मुक्त कर दिया गया। इस कानून में राजस्व संबंधी मामलों तथा राजस्व वसूली से जुड़े मामलों को भी सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के बाहर कर दिया गया। अब क्या किया था कानून में, राजस्व जो जो रेवेन्यू संबंधित मामले थे अथवा राजस्व वसूली से जुड़े मामले थे, वो भी सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से अलग कर दिए गए। इस कानून द्वारा कलकत्ता के सभी निवासियों को सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत कर दिया गया। और बोला गया कि कलकत्ता के जितने भी निवासी हैं उनको ये बोला गया कि आप ऐसा है कि सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आ जाएंगे। कलकत्ता के सभी निवासियों को कलकत्ता के सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत कर दिया गया। इसमें यह व्यवस्था बनाई गई कि न्यायालय हिंदुओं तथा मुसलमानों के लिए निजी कानूनों के हिसाब से मुसलमानों के वाद या मामले तय करे। और महत्वपूर्ण बात ये रखी गई 1781 के सेटलमेंट में कि हिंदुओं के जो कानून होंगे, हिंदुओं के जो वाद होंगे, वो हिंदुओं के कानूनों के अनुसार ही सॉल्व होंगे। और मुसलमानों के जो वाद होंगे, जो वो केसेस होंगे, चाहे वो रेवेन्यू से संबंधित हो या फौजदारी से, दीवानी से संबंधित हो, वो मामले जो है मुसलमानों के, वो उनके निजी कानूनों के अनुसार सॉल्व होंगे। इस कानून व्यवस्था द्वारा यह व्यवस्था की गई प्रांतीय न्यायालयों की अपील गवर्नर जनरल काउंसिल के यहाँ दायर हो, ना कि सर्वोच्च न्यायालय। अब ये बात हो गई, पहले सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट में ये अपील दायर होनी थी। जो 1773 में सुप्रीम कोर्ट बनाया था, वहाँ जो अब अपील नहीं होगी, अपील बिल्कुल वहाँ नहीं होगी। अब अपील होगी गवर्नर जनरल की काउंसिल में। गवर्नर जनरल की काउंसिल में ये अपील होगी। गवर्नर जनरल की काउंसिल में ये अपील होगी। अपील कौन सी होगी? प्रांतीय मामलों की जो अपील होगी
मामलों की जो अपील होगी वो होगी कहाँ पे, अब गवर्नर जनरल की काउंसिल में होगी। ये बात बोली गई 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में। तो 1773 के नहीं, 1781 के एक्ट ऑफ सेटलमेंट में, 1773 में तो आया था आपका, 1773 में आया था आपका एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट आया था, रेगुलेटिंग एक्ट आया था, ठीक है। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया था और इस रेगुलेटिंग एक्ट में ही जो है सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। कहाँ? कलकत्ता में की गई थी। इसमें जो है 4 न्यायाधीश थे, 1 मुख्य न्यायाधीश था और 3 सहायक न्यायाधीश थे। टोटल मिलके 4 लोग बने थे मुख्य न्यायाधीश। तो उसमें ये बात बोली गई थी कि एक सुप्रीम कोर्ट होगा और बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी उसके अंतर्गत हो जाएगी। और इसमें ये बात बोली गई, इसमें 81 में ये बात बोली गई कि इस कानून द्वारा कलकत्ता के सभी निवासियों को सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत कर दिया जाएगा। कलकत्ता के जितने भी निवासी हैं वो सर्वोच्च न्यायालय के, कलकत्ता के जितने भी निवासी हैं, कलकत्ता के जितने भी निवासी हैं तो वो किसके अंतर्गत कर दिए जाएंगे? कलकत्ता के निवासियों को अब ये बोल दिया क्या कि तुम जो है सुप्रीम कोर्ट के निवासियों को सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत रखा गया, ठीक है, अंतर्गत रखा गया। कलकत्ता के निवासियों को सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत रखा गया। सभी निवासियों को सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत रखा गया। और ये बोला गया कि जो तुम्हारी अपील होगी और जो अपील होगी वो अपील जो होगी वो कहाँ होगी? गवर्नर जनरल के यहाँ होगी। गवर्नर जनरल के यहाँ अपील होगी, ना कि सुप्रीम कोर्ट में अपील होगी। ये बात बोलेगी प्रांतीय क्षेत्रों की जो अपील होगी वो कहाँ होगी? गवर्नर जनरल की काउंसिल की यहाँ होगी। अब बात यह है कि 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया, 1781 में एक्ट ऑफ सेटलमेंट आया। एक्ट ऑफ सेटलमेंट के बाद ये बात बोली गई कि ऐसा है कि आपकी जो अपील होगी वो कहाँ होगी? वो आपकी अपील होगी गवर्नर जनरल की काउंसिल के यहाँ दायर होगी। जैसे इसमें लिखा है, इस कानून द्वारा यह व्यवस्था की गई कि प्रांतीय न्यायालयों की अपील गवर्नर जनरल इन काउंसिल के यहाँ दायर होगी, ना कि सर्वोच्च न्यायालय के यहाँ दायर होगी। इस कानून में गवर्नर जनरल इन काउंसिल को प्रांतीय न्यायालय एवं काउंसिलों, प्रोविंशियल कोर्ट्स और एवं काउंसिल के लिए विनियम बनाने के लिए अधिकृत किया गया। ये बात बोली गई। इस कानून में गवर्नर जनरल इन काउंसिल को प्रांतीय न्यायालय एवं काउंसिलों, प्रोविंशियल कोर्ट्स एवं काउंसिल के लिए नियम बनाने के लिए अधिकृत किया गया। इस कानून में गवर्नर जनरल इन काउंसिल को, यानी गवर्नर जनरल को पावर ये दी गई कि अब वो प्रांतीय न्यायालय और काउंसिलों के लिए नियम या विनियम बना सकेगी। ये बात 1781 के एक्ट ऑफ सेटलमेंट में ये बात रखी गई। तो मेन पॉइंट ये थे कि इस कानून को गवर्नर जनरल की सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बरी अथवा मुक्त कर दिया गया। पहली बात बहुत महत्वपूर्ण बात थी कि सर्वोच्च न्यायालय के इस कानून को गवर्नर जनरल तथा काउंसिल को सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बरी अथवा मुक्त कर दिया गया। उनके ऐसे कृत्यों के लिए जो उन्होंने पद धारण के अधिकार से किए थे, इसी प्रकार जो उन्होंने ऐसे काम किए थे, ऐसे कृत्य किए थे जो उन्होंने पद धारण के दौरान किए थे, उनको उससे बरी या मुक्त कर दिया गया। इसी प्रकार कंपनी के सेवकों को भी उनकी कार्य करने के दौरान की गई कार्रवाइयों के लिए सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से मुक्त कर दिया गया। ये बात और क्या था? इस कानून में राजस्व संबंधी मामले तथा राजस्व वसूली से जुड़े मामलों को भी सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर कर दिया गया। ये तीसरा था कि इस कानून द्वारा कलकत्ता के सभी निवासियों को सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत कर दिया गया। इसमें यह भी व्यवस्था बनाई गई कि न्यायालय हिंदुओं को निजी कानूनों के हिसाब से हिंदुओं तथा मुसलमानों के निजी कानूनों के हिसाब से मुसलमानों के वाद और मामले तय करे। तो पहली बात तो ये थी कि गवर्नर जनरल काउंसिल को सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से मुक्त कर दिया गया। दूसरी बात ये थी कि उनके अधिकारियों ने जो कार्य किए थे पद धारण के दौरान, उसको उससे मुक्त कर दिया गया। और तीसरी बात ये थी कि राजस्व संबंधी मामले तथा राजस्व वसूली मामले से जुड़े मामले भी सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर कर दिए गए और गवर्नर जनरल को दे दिए गए। चौथी बात ये थी कि इस कानून द्वारा कलकत्ता के सभी निवासियों को, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, ईसाई हो या बुद्धिस्ट हो, सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत कर दिया गया। इसमें एक व्यवस्था यह की गई कि हिंदुओं के जो मामले होंगे हिंदुओं के कानून के हिसाब से तय किए जाएंगे और वो मुसलमानों के जो कानून होंगे मुसलमानों के कानूनों के हिसाब से तय किए जाएंगे, ना कि ईसाई या क्रिश्चियन या
जो अंग्रेज़ों के जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो कानून थे उसके अनुसार तय की जाएंगी। ठीक, कुछ रूढ़ियाँ होती हैं, कुछ रूढ़िवादी कानून होते हैं, उसके अनुसार उनको जो है सॉल्व किया जाएगा। इस कानून द्वारा व्यवस्था की गई कि प्रांतीय न्यायालयों की अपील, जो प्रांतीय न्यायालय होंगे उसकी अपील गवर्नर जनरल काउंसिल के यहाँ दायर होगी, न कि सर्वोच्च न्यायालय में। ये बात बोली गई। इस कानून में गवर्नर जनरल इन काउंसिल को प्रांतीय न्यायालय एवं काउंसिल ऑफ प्रोविंशियल कोर्ट एवं काउंसिल के नियम विनियम बनाने के लिए अधिकृत किया गया। ये तो बात रही किसकी, 1781 की। 1781 के एक्ट के बाद फिर बात चलते हैं 1786 का एक्ट ऑफ 1786 के एक्ट ऑफ 1786। 1786 में लॉर्ड कॉर्नवालिस को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया। ये बात महत्वपूर्ण है, लॉर्ड कॉर्नवालिस को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया। लॉर्ड कॉर्नवालिस बहुत ही फेमस जो है गवर्नर जनरल हैं इंडियन हिस्ट्री में या फिर इंडियन पॉलिटी में। उसने यह पद स्वीकार करने के लिए 2 शर्तें मांग रखी। उसे विशेष मामलों में अपनी काउंसिल के निर्णयों को अधिभावी करने अथवा ना मानने का अधिकार हो। उसे सेनापति अथवा कमांडर इन चीफ का भी पद दे दिया जाए। उसने 2 बात रखी कि उसे इस मामले में अपनी काउंसिल के निर्णयों को अधिभावी करने अथवा ना मानने का अधिकार हो। उसने कहा कि मैं इस पद को तो ले सकता हूँ, परंतु मैं जो काम करूँगा मेरे निर्णयों पे वो जो गवर्नर काउंसिल के जो काउंसिल है उसको जो है इफेक्ट नहीं डालेगा मेरे निर्णय पर, और ना मैं उसको मानने के लिए कोई काम करूँगा, ना मैं बाध्य दूंगा उनके निर्णयों को मानने के लिए, ना मैं निर्णय लूँगा, जो मैं डिसीजन लूँगा वो उसको जो है काट नहीं कर पाएंगे, उसको ख़त्म नहीं कर पाएंगे। ये गवर्नर जनरल उसने लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बोला। उसे सेनापति तथा कमांडर इन चीफ भी बना दिया गया। अब ये बात ये बोली गई कि ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर के साथ साथ उसे सेनापति अथवा कमांडर इन चीफ बना दिया गया। ये 1786 के कानून के प्रावधान में जोड़ा गया। तो ये 2 कानून मैंने आपको बताया कि 1781 का। आज की सेकंड क्लास में मैंने लंबा वीडियो नहीं खींचा, बिकॉज मैं धीरे धीरे वीडियो को जो है लेंथ बढ़ाऊंगा, फिर उसके बाद मैं बात करूंगा। तो पहले अपन लोग क्या कर रहे हैं कि पीछे का कवर कर ले रहे हैं। थोड़ा सा पीछे कवर ये था कि 1700 कंपनी का शासन था, 1773 से 1858 तक था। रेगुलेटिंग एक्ट था। इस अधिनियम का अत्यधिक संवैधानिक महत्व था। यथा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित और करने की दिशा में यह उठाया गया पहला कदम था। नियमित और विनियमित करने की दिशा में ब्रिटिश सरकार द्वारा नियमित और नियंत्रित करने की दिशा में उठाया गया पहला कदम था। दूसरी बात यह है कि इसके द्वारा पहली बार कंपनी के प्रशासनिक राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली। इसके द्वारा भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। इस अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार थी कि इस अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया। उसकी सहायता के लिए एक 4 सदस्यीय परिषद का गठन किया गया था। और क्या किया गया था? गठन किया गया था 4 सदस्यीय टीम का गठन किया गया था। इसके द्वारा मद्रास एवं बम्बई के गवर्नर बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन हो गए, जबकि पहले सभी प्रेसिडेंसियों के गवर्नर एक दूसरे से अलग थे। अधिनियम के अंतर्गत कलकत्ता में 1774 में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई, जिसमें मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। इसके तहत कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने और भारतीय लोगों को उपहार और रिश्वत लेना प्रतिबंधित कर दिया गया। इस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश सरकार का कोर्ट ऑफ डायरेक्टर कंपनी की गवर्नर बॉडी के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण सशक्त हो गया। इसने भारत में इसके राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना आवश्यक कर दिया। फिर उसके बाद हमने बात करी थी 1781 का संशोधन अधिनियम। रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 की खामियों को ठीक करने के लिए ब्रिटिश संसद ने अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 पारित किया, जिसे बंदोबस्त कानून के नाम से जाना जाता है। ये बात रखी थी 1781 में। और भी 2-4 बातें थीं, जैसे हमने अभी सीखी कि इस कानून ने गवर्नर जनरल तथा काउंसिल को सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बड़ी आत्मा मुक्त कर दिया। उनके ऐसे कृत्यों के लिए उन्होंने पद धारण के अधिकार से किए। इस प्रकार कंपनी के सेवकों को भी उनके कार्य करने के दौरान की गई कार्रवाई के लिए सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से मुक्त कर दिया गया। इस कानून में राजस्व संबंधी मामले तथा राजस्व वसूली से जुड़े मामलों को भी सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर कर दिया गया। इस कानून द्वारा कलकत्ता के सभी निवासियों को सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत कर दिया गया। इसमें यह भी व्यवस्था की गई कि न्यायालय हिंदुओं को निजी कानूनों के हिसाब से हिंदुओं तथा मुसलमानों के निजी कानूनों के हिसाब से मुसलमानों की बात तय करे। इस कानून द्वारा यह व्यवस्था की गई कि प्रांतीय न्यायालयों की अपील गवर्नर जनरल एंड काउंसिल के यहाँ दायर हो और ना कि सर्वोच्च न्यायालय में। ये बात और रखी गई। इस कानून में गवर्नर जनरल एंड काउंसिल को प्रांतीय न्यायालय एवं काउंसिल के लिए विनियम बनाने के लिए अधिकृत किया गया। ये सारी बातें 1781 में रखी गई। फिर मैंने आपको बताया 1786 का एक्ट। 1786 का अधिनियम ये था। 1786 में लॉर्ड कॉर्नवालिस को बंगाल का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। उसने ये पद स्वीकार करने के लिए 2 शर्तें यह मांग रखी। उसे विशेष मामलों में अपनी काउंसिल के निर्णयों को अधिभावी करने अथवा न मानने का अधिकार हो। उसे सेनापति अथवा कमांडर चीफ का पद दिया जाए।
आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया कि 2 तरह के मैंने एक्ट बताया आपको। पहला एक्ट मैंने बताया आपको 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट बताया मैंने आपको 1773 का। उसके बाद मैंने 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट बताया, एक्ट ऑफ सेटलमेंट। ये 2 एक्ट बताए। मैंने बताया कि संवैधानिक विकास 2 चरणों में हुआ था। जो संवैधानिक विकास वो 2 चरणों में हुआ था। संवैधानिक विकास था वो 2 चरणों में हुआ था, ठीक है। कह सकते हैं कि संवैधानिक विकास 2 चरणों में हुआ था। पहला जो चरण था संवैधानिक विकास 2 चरणों में हुआ था। पहला था 1773 का 1858 तक जो एक्ट बने थे, 1773 से 1858 तक जो एक्ट बने थे वो था पहला चरण। और दूसरा जो चरण था मैंने बताया था कि 1858 से लेके 1947 तक जो एक्ट बने थे वो दूसरा चरण था। ये संवैधानिक विकास की बात हो रही है। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हो जाती है, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हो जाती है। उसके बाद भारत में संवैधानिक विकास की स्थापना हो जाती है। तो कह सकते हैं कि धीरे धीरे संवैधानिक विकास हुआ। अभी ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत बने कानूनों को ही पढ़ रहे हैं, ठीक है। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताएं, लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि मैं और ज़्यादा आपको बढ़िया से पढ़ा सकूँ और बता सकूँ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।